स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम जून 2010 इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने एक वीडियो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एक्साइज ड्यूटी इज़ फुल्ली बॉर्न बाय द बायर्स व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज। तो एक्साइज ड्यूटी यानी कि जब किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच निम्नांकित होती है तो उत्पादन शुल्क का पूरा भार क्रेता वहन करता है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट इज, तो ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए, इस क्वेश्चंस में हमें असर्शन एंड रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट और कौन सा इनकरेक्ट है। तो असर्शन हमारा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रमोट्स इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये तो एकदम सही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, आय के वितरण में असमानता को बढ़ाते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम देखें कि द पुअर बियर्स मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी सही है कि पुअर जो हैं, गरीब जितने हैं, वो ज़्यादा उनके ऊपर कर का भार पड़ता है। क्यों पड़ता है? अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो अगर एक पैकेट दूध अगर लेना है, चलिए दूध की बात नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, कोई भी मोबाइल की बात कर लेते हैं। अगर एक मोबाइल है जिस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस उस पर लगा हुआ है 20%, तो अगर वो एक रिच लोग लेगा, रिच अगर कोई मोबाइल वही लेता है, तो उसको 20% टैक्स देना उसके ऊपर भार नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर एक पुअर गरीब खरीदता है तो उसके ऊपर एक बर्डन बन जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स का। अब मोबाइल है तो मोबाइल पे तो सबको सेम ही तरह के पेमेंट करना होगा। वो तो नहीं कहेगा कि तुम अच्छा गरीब हो तो तुम लाओ कम दे दो, वो तो सेम ही प्राइस करेगा, सबको सेम ही चार्ज करेगा। तो इसलिए गरीब के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है और इसीलिए ये इनकम के वितरण में असमानता को बढ़ाते हैं। तो हमारा ये असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बी सही है कि ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन बाय। तो फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो हेक्सचेरोली ने दिया है। ये तो बहुत ईजी है, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड गिवन बाय जेकॉब वाइनर। तो जेकॉब वाइनर ने सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया है। साथ साथ इन्होंने रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी दिया है, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी दिया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, द इक्वेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये 1 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम MPS की जगह पे 1 - MPC भी लिख सकते हैं, और MPC या 1 - MPC लिखे या MPS लिखे, तो ये दोनों, यानी कि हम एक तरह से इस तरह भी हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मिलता जुलता है। हम इसको इस तरह से भी अगर हमें एग्जाम में दे 1/1 - MPC और फिर प्लस MPM, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इन इंडिया इंक्लूड्स। तो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इंडिया में क्या इंक्लूड करता है? क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट को दिखाता है, डिसइन्वेस्टमेंट को दिखाता है, या लोअरिंग कस्टम ड्यूटीज, इंक्रीज SLR, रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हम ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म की बात करें तो जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट हैं, SLR हैं और टैक्सेस हैं, ये सब इंटरनल मैटर हैं। लेकिन हमें एक्सटर्नल, यानी कि ट्रेड तो हमें दूसरे देशों से करना है, तो यहाँ पे हमें, अगर हम ट्रेड की पॉलिसी में रिफॉर्म करेंगे तो हम कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे, जितने भी जो बाहर के देशों से हमारा जो भी टर्म हम यूज़ करेंगे हम उसकी बात करेंगे, ना कि हम डिसइन्वेस्टमेंट, SLR, ये सब इंटरनल मैटर्स होते हैं। तो इसीलिए लोअरिंग कस्टम ड्यूटी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे जो मैटर हैं वो व्यापार से रिलेटेड नहीं है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं,
विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ एशियान ग्रुप। तो एशियान ग्रुप का कौन कौन सा मेंबर है, तो एशियान ग्रुप का यानी कि ईस्ट एशियन नेशन में इंडिया था, श्रीलंका, चाइना, तो ये सब चाइना, श्रीलंका, ये सब ईस्ट एशियन के नेशन नहीं है। तो थाईलैंड है, तो हमारा थाईलैंड क्या है, इसका मेंबर हो जाएगा। द मीटिंग ऑफ G20 इन 2009 वॉज हेल्ड एट। अब देखिए अभी भी G20 की मीटिंग्स हो रही हैं और 2010 में भी इसकी मीटिंग्स के बारे में पूछा गया है। तो जितनी भी G20 की मीटिंग्स हुई हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि G20 के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, साथ ही साथ कितनी मीटिंग्स अब तक हुई हैं और कहाँ कहाँ हुई हैं। तो 2008 से इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई है। 2008 में वॉशिंगटन DC में इसकी पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो इसकी मीटिंग हुई है वो है लंदन में। तो हमारा ये ऑप्शन पीटर्सबर्ग लंदन में हुई थी 2009 की, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, लंदन। नेक्स्ट चलते हैं हम। और हाँ, एक मिनट, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ मैं, अभी जो G20 की मीटिंग्स हुई हैं 2023 की, जो कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी, और ये 18 नंबर का G20 का मीटिंग्स था, और साथ ही साथ इसको कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली, इंडिया में। और इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, मैंने करेंट अफेयर्स के सेक्शन में कराया है, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। फॉर अ बैग कंटेन 6 रेड, 4 ग्रीन, 5 ब्लैक balls, 1 ball is drawn at random, find the probability that they are either red और green। अगर हमें इस तरह की probability निकालनी होती है तो हम इसमें combinations लगा के देखते हैं। हमें क्या निकालना था कि या तो रेड बॉल हो और या तो ग्रीन बॉल्स हो। तो इसके कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, रेड बॉल पूरे कितने थे, 6, यानी कि 6C, और हमें एक रेड बॉल देखना है, उसके साथ साथ या तो ग्रीन भी देखना है, तो यानी कि 4C1, और अपॉन में करेंगे जितने भी बॉल्स हैं उसमें से हमें एक निकालना है। तो 6 + 4 + 5 टोटल हो जाएंगे 15, तो यानी कि 15C1। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का कि कैसे हम निकालते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसको निकालते कैसे हैं, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमें मैच करना है कि कौन किससे रिलेट करता है। तो टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, तो नॉर्मल कर्व के अंडर टोटल एरिया कितना आता है, तो हमेशा वो 1 के इक्वल होता है। स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन हम वेरिएंस को भी बोलते हैं, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो वो वेरिएंस के बराबर हो जाता है। सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशंस किसे कहते हैं, तो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ये बीटा अगर 0 के इक्वल हो तो वो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, अगर बीटा 0 के इक्वल नहीं हो तो वो स्क्यूड कहलाता है। बाकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन ई मीन इंटू 100, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि फर्स्ट का अगर हम इस तरह लिख लें कि ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड हम देख लेते हैं। सेकंड यहीं पे है तो हमें यहीं पे मिल गया सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि देयर आर एरिया बिटवीन -3 एंड +3 अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन कैसा शेप होता है इसका, इस तरह से होता है। अगर -3 और +3 के बीच के एरिया को हमें बताना है कर्व को, तो ये कितना, मतलब मान लीजिए -3 है, ये +3 है, तो ये इसके बीच में जो एरिया है, बीच का जो एरिया है, ये इसका कितना मान होगा, तो ये 0.9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.1 एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.12 and one of the regression coefficient is 0.3, what is the value of
अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? तो ये फॉर्मूला आया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम ऐसे लिखते हैं और इसी को जब हम ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.12, उसके साथ बी एक्स वाई एंड एक हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो 1.3 दिया हुआ है और हमें ये दूसरा निकालना है। अब हमें बी वाई एक्स निकालना है, तो अब हम इसको उधर लेके चले जाएंगे 0.12 अपॉन 0.3, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें लार्ज सैंपल दिया हुआ है सिग्मा एक्स आर और हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, आर की वैल्यू दी है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। अब ये 2 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.64, फिर 2 अंडर रूट इसको माइनस करेंगे तो 0.36 और 2 और इसको अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 1.2 और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी में 1.2 दिया हुआ है तो ये करेक्ट हो जाएगा। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स रिस्पेक्टिवली। तो मीन और वेरिएंस, मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स में। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में 0 और 1 दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो जब भी हमें सम ऑफ डेविएशन देखना हो वो भी अर्थमेटिक मीन से, तो वो हमेशा 0 होता है, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ इन इंडिया इज ड्यू टू, यानी कि भारत में वृद्धि में क्षेत्रीय संतुलन का असंतुलन का कारण है अनइक्वल बजटरी सपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द डिफरेंट स्टेट। तो ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग बजट देती है स्टेट गवर्नमेंट के, तो ये भी एक रीज़न है अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ का। उसके साथ साथ स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो ये भी एक रीज़न है कि औद्योगिक इकाइयों का स्थानिक वितरण होता है। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम स्टेट, तो कुछ राज्यों में असमान विकासात्मक बुनियादी ढांचा है, इसकी वजह से अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ इंडिया में एक कारण है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब HDI इंडेक्स में कौन सा इंडिकेटर नहीं है? इन तीनों में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा है, लिटरेसी प्रौढ़ साक्षरता भी है, GDP पर कैपिटा ये भी है, लेकिन पर कैपिटा फूड कंजम्पशन नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ये इंडिकेटर नहीं है। यूनियन बजट प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनियन बजट हमेशा आर्टिकल 112 में ही प्रेजेंट किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में जो रिफॉर्म है इंडिया में क्या क्या कंसिस्ट करता है? लोअर डाउन द CRR एंड SLR, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में इंडिया में ये रहता है कि CRR SLR जितने कम होंगे उतना बैंक दूसरों को लोन दे पाएगी, तो ये भी है। एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट फर्म की एंट्री हो, ये भी एक कंसिस्ट करता है रिफॉर्म। डीरेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर का विनिमय हो, ये भी कंसिस्ट करता है, यानी कि सारे चीज़ें कंसिस्ट करती है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी है, कृषि संबंधी नवीन रणनीति ने क्या क्या इसमें से किया है? तो वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, तो धनी और निर्धन खेतरों के बीच विस्तार किया है। एक अंतराल गैप
दिखाया है, बढ़ाया है, तो ये बात सही है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ओनली फ्यू गुड्स फ्यू क्रॉप्स, तो क्या केवल कुछ ही फसलों में के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो ये भी बात सही है। लेड टू एन इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, बाकी ये डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब थ्योरी ऑफ बिग पुश, तो थ्योरी ऑफ बिग पुश दिया है रोजेंस्टीन रोडान ने, लेकिन इसमें से कहीं भी रोजेंस्टीन रोडान लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे रोजेंस्टीन रोडान जो है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है, और हार्वे लेविनस्टीन भी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के हैं, तो इसलिए बिग पुश थ्योरी लेविनस्टीन। अनबैलेंस सप्लाई ऑफ लेबर लेविस, ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ये इमेरी ने दिया है, एंड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये कुजनेट ने दिया है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कि हमें सिर्फ बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ द एकोमोडेटिंग कैपिटल इज ज़ीरो इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री देयर विल बी, अगर एकोमोडेटिंग कैपिटल ज़ीरो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, यानी भुगतान शेष में संतुलन होगा, ना कि असंतुलन, घाटा या अतिरेक। तो हमारा पहला ही सही होगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा पैसेज ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि 48, 49 एंड 50 ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप करिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इसके आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। वो इंग्लिश के लिए था, और ये जो बच्चे हिंदी में हैं वो हिंदी यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इसको पॉज करके पढ़िएगा, इसके आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये एक क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। तो हमने जून 2010 कंप्लीट कर लिया है। अब हम दिसंबर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।